अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कानून शहादत 1984 पे हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आपको नज़र आ रहा होगा कानून शहादत का चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस। इसके बारे में हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो उसमें टेक्स्ट दिया है। उसके बाद इस टेक्स्ट की हम सिंपल इंग्लिश में पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर उसकी हम उर्दू में एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको कोई मुश्किल वर्ड होगा तो उसका मतलब बताएंगे। तो पहले मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूँ जो सेक्शन 3 दिया गया है। हु में टेस्टिफाई, हु में टेस्टिफाई, गवाह कौन होगा, ठीक है, कौन गवाही दे सकता है। इसका मतलब है इस ये जो विटनेसेस से मुतालिक चैप्टर है 2, इसमें बताया जा रहा है कि अहलियत कौन रखता है, किसकी अहलियत है गवाही देने की और किसकी नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम टेक्स्ट को इससे पता चल रहा है कि हु में टेस्टिफाई, टेस्टिफाई ने गवाह देने की अहलियत, जो टेस्टिफाई होता है अहलियत की बात कर रहा होता है, कौन दे सकता है गवाही। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। सेक्शन 3 आपको नज़र आ रहा है, मैं रीडिंग करता हूँ आपको। ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर prevented from understanding the questions put to them, कॉमा लगा हुआ है, और from giving rational answers to those questions, कॉमा by tender years, कॉमा extreme old age, कॉमा disease, कॉमा whether of body or mind, कॉमा or any other cause of the सेम काइंड। तो मैं इसको उर्दू में भी साथ साथ पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, क्या कह रहा है इसके ट्रांसलेशन कर देता हूँ। पहले तो मतलब है हु में टेस्टिफाई, इसका मतलब है कौन गवाही दे सकता है। फिर आपको बता रहे हैं इस पैराग्राफ यहाँ से शुरू, ऑल से शुरू होकर काइंड तक जो है मैंने पढ़ा है यहाँ तक। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कहते हैं कि तमाम अफराद गवाही देने के अहल होंगे जब तक के अदालत ये ना समझे कि उन्हें इनके सामने रखे गए सवालत को समझने या इन सवालत के अक्ली जवाब देने से रोका गया है। कम उम्री, इंतहाई बुढ़ापे, बीमारी, चाहे जिस्म की हो या दिमाग की या इसी किस्म की कोई दूसरी वजह, यहाँ तक कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। आगे इन्होंने शर्त रखी है जिसको प्रोविज़ो बोलते हैं। उस शर्त के मुताबिक कानून जो आपको स्टेट में बताया गया है जब भी पूरा होता है जब वो शर्त के मुताबिक हो। देखते हैं प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक प्रोविज़ो है, ये एक शर्त है। बस शर्त ये कि, इसका मतलब होता है जब भी प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ आएगा इसका मतलब बस शर्त ये कि प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। ये कंडीशन लगाई है इन्होंने, शर्त रखी है कि अपने अहलियत की। तो मैं इस शर्त को आपके सामने ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं, फिर मैं बाद में अपनी सिंपल इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करूँगा। ये शर्त कहती है जब भी लिखा आएगा प्रोवाइडेड फर्दर का मतलब है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो इसका मतलब बशर्त ये कि, पढ़ता हूँ, बशर्त ये कि कोई शख्स गवाही देने का अहल नहीं होगा अगर इसे अदालत ने झूठी गवाही देने या झूठी गवाही देने के जुर्म में सज़ा सुनाई हो। तो यहाँ अहलियत की बात करिए, क्वालिफिकेशन बात करिए कि कौन सा शख्स जो है गवाही देने की अहलियत नहीं रखता अगर उसको अदालत ने कोई सज़ा सुनाई है किसी चीज़ सज़ा जुर्म के अंदर। ठीक है ना, झूठी गवाही देने के अंदर अगर उसको सज़ा हो चुकी है तो वो फिर अहलियत नहीं रखता गवाही देने की। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ा मैंने ये। अब नया एक और शर्त लगाई गई है इसके अंदर, प्रोविज़ो एक और आ रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब इसमें कहते हैं कि इसका मतलब वहीं से शुरू होगा, बशर्त ये कि, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये फ्रेज पूरी बशर्त ये कि। तो इसको इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, बशर्त ये कि मज़ीद ये कि इस शख्स पर पहली दफ़ा की दफ़ात लागू नहीं होंगी जिसके बारे में अदालत मुतमईन हो कि इसने इसके बाद तौबा की और अपने तरीके दुरुस्त कर लिए। यानी जो पहली कंडीशन लगाई इसमें उसको जुर्म हो गया, सब कोई भी चीज़ सज़ा हो गई, इसको झूठी गवाही देना, बाद में से तौबा कर लिया और तौबा करके बिल्कुल सही हो गया है, तो फिर ये कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होगी, गवाही दे सकेगा फिर वो। ठीक है स्टूडेंट्स,
थर्ड की तरफ चलता हूँ। थर्ड प्रोविजो आपके सामने मौजूद है। थर्ड प्रोविजो क्या कहता है, तो इसकी जो हम देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, वो इसी तरीके से होगी। प्रोवाइड फर्दर दैट मतलब बशर्त ये कि अदालत गवाह की अहलियत का तयन इन अहलियत के मुताबिक करेगी जो इस्लाम के हकाम के मुताबिक गवाह के लिए कुरान व सुन्नत में बयान किए गए हैं, और जहां ऐसा गवाह मज़ीद ना आ रहा हो, अदालत कर सकती है कि किसी ऐसे गवाह का सबूत लें जो दस्तयाब हो सकता है। तो ये 3 प्रोविजो लगाए गए थे इस कंडीशन के तहत। इसके मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने करी है। आगे इधर इसी लॉ के अंदर जो है एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answer to them. Rational लिखा है, rational answer होगा, rational answers to them। ठीक है, इसकी मैं वजाहत कर दूँ, ट्रांसलेशन कर देता हूँ, फिर मैं बाद में सारे पैराग्राफ को अपने अल्फाज में इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ये कहते हैं कि वजाहत, एक्सप्लेनेशन के मतलब आपको पता है, वजाहत होती है एक पागल गवाही देने के लिए इस वक्त तक नाअहल नहीं होता जब तक कि इसकी दीवानगी इसे अपने सामने किए गए सवालत को समझने और इनके अक्ली जवाब देने से ना रोके। लूनेटिक होता है, पागल होता है, इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, गवाही देने की, इस देखिए नाअहल कहते हैं इनकॉम्पिटेंट को। टू टेस्टिफाई मैंने गवाही देने की अहलियत, अनलेस जब तक ही इज़ प्रिवेंटेड ना रोके, बाय हिज लूनेंसी उसकी दीवानगी, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग समझने से, द क्वेश्चन सवालत, पुट टू देम जो उसके सामने, पुट टू हिम जो उसके सामने रखे जाते हैं, एंड गिविंग, ये रेटिनल नहीं है, रैशनल है, RATIONAL, रैशनल आंसर टू देम, मंतकी, ये अकली जवाब जो होता है ना देने से रोके, रैशनल माने अकली। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से लेके हर पैराग्राफ वाइज आपको इंग्लिश में जो है इसकी पहले अपने अल्फाज में आसान इजी इंग्लिश में एक्सप्लेन देता हूँ, फिर उसकी मैं उर्दू में दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस पैराग्राफ, ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है लॉ सेक्शन 3 का, हु मे टेस्टिफाई, ऑल से मैंने पढ़ा था काइंड तक, इसकी मैं अपनी सिंपल इंग्लिश में देता हूँ। ये क्या कहता है सिंपल में, साथ में इसकी सिंपल उर्दू के अंदर बताता हूँ। तो ये पैराग्राफ नंबर 1, जिसको मैंने 1 समझा है, इसको 2 समझा है, इसको 3 समझा है, 4 समझा है, इस तरह मैंने दी है। नंबर 1 के मुताबिक, दिस पैराग्राफ स्टेट दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू टेस्टिफाई इन कोर्ट अनलेस द कोर्ट finds that they cannot understand the questions being asked of them or cannot provide rational answers due to factors such as age, disease or mental illness। तो ये मैंने अपनी वजाहत दी है। इस वजाहत में मैंने ये बताया आपको कि पैराग्राफ नंबर 1, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि तमाम अफराद को अदालत में गवाही देने की इजाज़त है जब तक कि अदालत ये ना समझे कि वो इनसे पूछे गए सवालत को नहीं समझ सकते या उम्र, बीमारी या दिमागी बीमारी जैसे अवामिल की वजह से अकली मेंटल जो होता है ना, अकली जवाब नहीं दे सकते। ठीक है ना, यहाँ रैशनल लिखा हुआ आया था। ये मैंने पैराग्राफ नंबर 1 इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया और उर्दू में भी कर दिया, जो सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 3 में कुछ प्रोविज़ो लगाए हैं, शर्तें लगाई हैं इसके अंदर, जिनकी मौजूदगी में इस कानून की जो है एप्लीकेशन होगी। ठीक है, इसमें पहले बताया, प्रोवाइड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। इसकी मेरी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूँ मैं। अच्छा जी, इसको मैंने पैराग्राफ नंबर 2, जब इसको पैराग्राफ नंबर 1 समझा था, इसको मैंने पैराग्राफ नंबर 2 समझ लिया। इसमें मैंने बताया आपको द फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट प्रोविजो या प्रोविजन, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ दिस पैराग्राफ सेज दैट an individual who has been convicted of
perjury or giving false evidence is not competent to testify in court. This means that if a person has been found guilty of lying in court, they cannot be considered a credible witness. अब इस बात को ये जो मैंने अभी पढ़ी है इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये इस पैराग्राफ की पहली शिक कहती है कि एक फर्द जिसे झूठी गवाही देने या झूठी गवाही देने का मुजरिम करार दिया गया है, वो अदालत में गवाही देने का अहल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अदालत में झूठ बोलने का मुजरिम पाया गया है तो इसे काबिल एतबार गवाह नहीं समझा जा सकता। ये शर्त जो इसमें प्रोविजो लगाया गया है, ये प्रोविजो ये कहता है, जो मैंने अभी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दी थी उसको मैंने उर्दू में बयान किया है। अब मैं ये चलता हूँ, इसको मैंने पैराग्राफ नंबर 3 समझा है, ये शर्त है, ये भी प्रोविजो है। इस प्रोविजो को हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी जो है मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, फिर इसको मैं उर्दू में एक्सप्लेनेशन दूंगा आपकी, वही जो मैंने इंग्लिश में दी है, ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। पहला प्रोविजो हमारा हो गया, सेकंड प्रोविजो तरफ चलते हैं। ये कहता है प्रोविजो, द सेकंड प्रोविजंस ऑफ दिस पैराग्राफ provides an exception to the first provision. It states that if the court is satisfied that a person who has been previously convicted of perjury or giving false evidence has repented and improved their behavior, then they may be considered a competent witness. तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने पैराग्राफ नंबर 3 यानी दूसरा प्रोविजो आपके सामने अभी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, इसको मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद आखिरी तीसरा प्रोविजो रह जाएगा। तो इसमें मैंने आपको जो अभी बताया है वो ये बताया है कि दूसरी शिक पहली शिक से मुस्तशना। इस प्रोविजन में ये बताया है कि दूसरी शिक जो है पहली शिक से मुस्तशना, यानी पहला जो प्रोविजो था ये दूसरा प्रोविजो उससे मुस्तशना है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर अदालत इस बात से मुतमईन है कि जो शख्स पहले झूठ बोलने या झूठी गवाही देने का मुर्तकिब हुआ है, इसने तौबा कर ली है और अपने रवैये को बेहतर कर लिया है, तो इसे एक काबिल गवाह समझा जा सकता है या इसकी अहलियत को जो है मान लिया गया है अदालत ने। लेकिन इस पहली में जो बताया गया है जिसको सज़ा हुई है, अगर वो उसके बाद जो है अपने आप को सुधार लेता है, दुरुस्त हो जाता है, तो फिर अहलियत बन जाता है बाद में गवाही देने का। अब थर्ड प्रोविजन देखते हैं, जो लास्ट प्रोविजन है इसका। ठीक है, थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है आपके सामने मैं ये पहला दूसरा तीसरा भी वाला प्रोविजन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रोविजन दूसरा प्रोविजन तक मैंने पढ़ दिया, जिसका ये दूसरा पैराग्राफ था, ये तीसरा पैराग्राफ था, चौथा पैराग्राफ लेकिन थर्ड प्रोविजन है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं अपने अल्फाज में, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। पढ़ के तो मैं सुना चुका हूँ, फिर टाइम ज़ाया होगा, मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। The final provisions of this paragraph state that the court must determine the competence of a witness based on the qualifications outlined in Islamic teachings as found in the Holy Quran and Sunnah. If a qualified witness is not available, the court may take the evidence of another witness. स्टूडेंट, समझ में आई आपको ये बात? मैं इसकी जो मैंने बयान किया है उर्दू में आपको बताता हूँ। मैंने इसके अंदर जो बताया है आपको, इस पैराग्राफ के अंदर बताया है कि इस पैराग्राफ की हतमी शक्ल यानी फाइनल शिक जो है, हतमी शिक यानी फाइनल प्रोविजो जो है, में कहा गया है कि अदालत को एक गवाह की अहलियत का तयन इस्लामी तालीमात में बयान करदा अहलियत की बुनियाद पर करना चाहिए, जैसा कि कुरान और सुन्नत में पाया जाता है। अगर कोई अहल गवाह दस्तियाब ना हो तो अदालत किसी दूसरे गवाह का सबूत ले सकती है। इसके बाद आखिर में एक्सप्लेनेशन दी गई है, वजाहत
मैंने पढ़ के सुनाई थी आपको। मैं इस वजाहत को भी आपको जो है इस वजाहत के अंदर तो मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बता ही दिया था, इसकी कोई वो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अ लुनेटिक जो है पागल होता है, इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट वगैरह, इनकॉम्पिटेंट नहीं होगा, नायल नहीं हो सकता है वो टू टेस्टिफाई गवाही देने का, अनलेस जब तक ही इज़ प्रिवेंटेड बाय हिज लूनेंसी, जब तक उसकी दीवानगी उसे ऐसा करने से ना रोके, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग समझने से जो क्वेश्चन वो सामने पुट किए गए हैं टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम, और अकली जवाब नहीं दे सकता उस वक्त। ये बता दिया मैंने आपको पढ़ के ट्रांसलेशन वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो है कानून शहादत 1984 का जो है चैप्टर 2 का विटनेसेस, जो अब विटनेसेस के बारे में सेक्शन 3 है, उसके ऊपर हमने जितने भी उसके प्रोविजोस है उसके एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट, हमारा ये तरीका पढ़ाई का अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को औरों को भी भेजें ताकि और भी इस्तेफादा हासिल कर सकें हमारे इस लेक्चर से। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए लेक्चर तैयार करते रहेंगे, अपना टाइम सर्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।